हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्व गुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारी एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की जो सीरीज़ चल रही है, इसमें क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी का जो 9 चैप्टर है उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इतना गैप होने के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं थी इस वजह से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा जो चैप्टर है इसमें ये जो चैप्टर है इसमें पता चल रहा है कि क्या होगा, सजीव विशेषताएं और उनके आवास। यहाँ पे हम सजीवों और निर्जीवों के बारे में, मतलब सजीव निर्जीव के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में भी देखेंगे। उनका आवास, उनमें जो है स्पेशल जो विशेषताएं हैं वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, यह है अध्याय 9, सजीव विशेषताएं एवं आवास। ये चैप्टर का नेम है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, समुद्री पौधे तथा जंतु। समुद्र में रहने वाले जो पौधे और जंतु हैं वो लवणीय जल में रहते हैं, क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वो सॉल्टी होता है। और श्वसन के लिए वो क्या करते हैं, जल में विलीय जो ऑक्सीजन है उसी का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, और मरुस्थल में जल बहुत कम होता है, बहुत कम मात्रा में मरुस्थल में जल उपलब्ध होता है। और जो मरुस्थल है वो दिन के समय बहुत गर्म और रात के समय बहुत ठंडा होता है। यानी वो जो जो जीव हैं जो गर्म से बचने के लिए जो है ज़मीनों में गड्ढा खोद करके अंदर रहते हैं। ठीक है, गहराई में काफ़ी रहते हैं। वो जब रात के समय जब ठंडा हो जाता है तो वो बिलों से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके का मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट रहता है, वातावरण रहता है। और वहाँ रहने वाले जीव एवं पौधे आसपास की जो वायु है उसका उपयोग करते हैं। तो ये दो पॉइंट ये बता रहे हैं कि जो जल में रहने वाले जीव हैं, जो मरुस्थल में रहने वाले जो जीव हैं, वो लोग अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से प्राप्त करते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें दो विभिन्न प्रकार के परिवेश। यहाँ पे इस चैप्टर में दो परिवेश के बारे में बताया गया, मरुस्थल और समुद्र के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों के ही एक एक एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऊँट। ऊँट के बारे में क्या कहा गया है कि ऊँट जो कि मरुस्थल में पाए जाने वाला सबसे, मतलब मरुस्थल में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला जो जीव है। ठीक है, या यूँ कहें कि इनको हम जो है एक स्पेशल जीव भी कहेंगे, क्योंकि इसे मरुस्थल का जहाज़ कहा जाता है। ठीक है, ऊँट को मरुस्थल का जहाज़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, ऊँट की जो शारीरिक संरचना होती है वो मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है उसे। ऊँट के जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं। ठीक है, और शरीर रेत की गर्मी को सह सकता है। इसको जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रेत जिसमें कोई भी नहीं चल सकता, कोई गाड़ी वगैरह, रेत में कोई गाड़ी या घोड़ा कुछ भी नहीं चल सकता। लेकिन ऊँट मतलब चल सकते होंगे लेकिन वो स्पीड नहीं होती होगी। लेकिन जो ऊँट होता है वो बहुत तेज़ी से फटाफट जो है वो चल भी लेता है, और काफ़ी दिनों तक के वो बिना पानी के, क्योंकि रेगिस्तान में पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो बिना पानी के भी रह सकता है। तो ये सारी उसकी विशेषताएं हैं कि उसका जो शरीर है वो रेत की गर्मी को भी सह लेता है, और लंबे पैर जिनकी सहायता से जो वो पैर जो हैं उनसे वो फटाफट जो है चल लेता है, उसके पैर धंसते भी नहीं होंगे। ठीक है, और मूत्र विसर्जन की मात्रा, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है और वो जो भी उसको पानी मिलता है वो एक साथ उसको अपने जो कुबड़ होता है, हम्प जो होता है, उसमें स्टोर कर लेता है। मूत्र विसर्जन बहुत कम मात्रा में होता है और उसका जो मल होता है वो एकदम शुष्क होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पानी का जो वेस्ट होगा वो भी नहीं होता है। ठीक है, तो और एक और ख़ास चीज़ होती है, चूँकि इस चैप्टर में नहीं दी गई थी इसलिए हम अपनी तरफ से बता दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो पैर होता है, उसके जो पैर के जो खुर होते हैं ऊँट के, वो पैड पैड गद्देदार होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो पैर जो होते हैं वो रेत में धंसते नहीं हैं। ठीक, तो ये थी मरुस्थल में रहने वाले जो जीव, जिसका एक स्पेशल जीव का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया ऊँट का, उसकी विशेषताएं थी कि वो कैसे अडॉप्ट है मरुस्थल में अपने आप को रखने के लिए, मतलब वहाँ रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मछली। मछली है, मछलियों का शरीर जो होता है वो धारा रेखीय होता है, जो उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करता है। जल के अंदर वो मूव कर सकें, उनमें मछलियों का शरीर जो होता है वो मदद करता है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो चिकने शल्क होते हैं वो पानी से उनका शरीर सड़ ना जाए, तो उससे जो है ये क्या करते हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इनके पंख तथा पूंछ जो है वो दिशा परिवर्तन में, जब ये अपना मूव कर रही होंगी तो उनकी डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करते हैं, पंख और पूंछ। ठीक, तो ये दो जीव थे जिनके बारे में हम लोग ने देखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर, एक ऊँट की है और एक ये फिशेस की है, कि कैसे उनका धारा रेखी स्ट्रक्चर होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे एवं जंतुओं को उनके परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, वही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है,
इसके बाद क्या होता है, आवास। अनुकूलन के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जीव चाहे जितना भी हार्श इन्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अगर ढाल ले रहे हैं, यानी उसके, अभी आपने देखा कि जो ऊँट है, ऊँट रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी है, लेकिन उस हिसाब से इसके स्ट्रक्चर की बनावट हो गई कि वो अपने आप को वहाँ पे रख सकता है, ठीक है। तो वो मतलब वो रह सकता है, उस माहौल में रह सकता है। तो यही कि जीव अपने आप को उस माहौल में ढाल रहे, यही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। आवास क्या होता है, वह स्थान जहाँ कोई सजीव रहता है वही उसका आवास या घर कहलाता है। अब ये जो आवास होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्थलीय आवास और एक होता है जलीय आवास। स्थलीय आवास, स्थल पर जंतुओं के रहने के लिए जो पाए जाने वाले आवास या घर हैं वो स्थलीय आवास कहलाता है, जैसे मरुस्थल, वन, घास के मैदान आदि, ठीक है। मरुस्थल जो है मतलब ये सारे, और पर्वतीय क्षेत्र जो हैं वो सब भी आ जाएंगे। जलीय आवास में जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र, ये जलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। इसमें जो है जलीय जंतु रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जैविक घटक। जैविक घटक क्या होते हैं, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु उसकी जैविक घटक कहलाते हैं। जितने भी जीव जंतु, जितने भी जीवित हैं प्राणी, ठीक है, वो सब क्या कहलाएंगे, जैविक घटक, जैविक जो घटक हैं वो कहलाएंगे। अब जीव जंतुओं में कीड़े मकोड़े, पक्षी वगैरह सब आ जाएंगे, जितने भी जीवित जंतु हैं, ठीक है। अजैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक में जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसी अनेक निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं वो अजैविक घटक होती हैं, ठीक है। ये जैविक जो मतलब जो जीव जंतु हैं, जीवित जो प्राणी हैं, ठीक है, उनके रहने के लिए उनको एक जो है एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए अजैविक घटकों की जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए दो ही, जब भी हम लोग किसी इन्वायरमेंट का या जो है वातावरण का अध्ययन करते तो हम दो तरीके के घटकों के बारे में पढ़ते हैं। फिर ये जो ये पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर समझिएगा। इसमें है पर्यानुकूलन। पर्यानुकूलन क्या होता है, अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए, जैसे अभी हम लोग जो है ज़मीनी स्तर पर यानी कि लैंड में रह रहे हैं, ठीक है, फिर अचानक हमको कहाँ जाना पड़े, जो है पर्वत पे या किसी पहाड़ वगैरह पे वहाँ पे चढ़ना पड़े कुछ दिनों के लिए। अगर मान लीजिए वहाँ हमको रहना है तो हमें अचानक क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से नीचे हमें ऑक्सीजन का लेवल मिल रहा है वो हमें पर्वत पे नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ अगर हम कुछ दिन रह रहे हैं, कुछ दिनों में हमको जो है परेशानी होगी, कठिनाइयाँ महसूस होंगी, लेकिन फिर हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालेगी। धीरे धीरे छोटे छोटे परिवर्तन होकर के हम उसी में ही अडॉप्ट हो जाएंगे, ठीक। तो वही जो परिवर्तन होता है, वो जो छोटा छोटा शरीर में होने वाला जो परिवर्तन होता है वही पर्यानुकूलन कहलाता है, ठीक है। पहले पर्वत पर जब जाएंगे तो हमारी जो सांस जो अभी हम नॉर्मल ले रहे हैं लैंड पे रह करके, वैसे जो ब्रीदिंग स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी पर्वत पे जाके, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे है, अब है कुछ स्थलीय आवास। यहाँ पे हम देखेंगे विभिन्न आवास और उनकी यात्रा, ये अलग अलग आवासों पे रहने वाले जो जीव हैं उनके बारे में भी। तो पहले है कुछ स्थलीय आवास, इसमें है मरुस्थल। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊँट की भांति लंबे पैर नहीं होते। ऊँट जो है वो लंबा पैर होने की वजह से वो रेत की गर्मी से काफ़ी हद तक बचा रहता है, ठीक है। तो लेकिन चूहे और सांप जो होते हैं उनके तो ऐसे नहीं होते हैं, तो ये गर्मी से बचने के लिए गहरे बिलों में रहते हैं, गड्ढे गहरे गहरे जो है बिल बना लेते हैं, वहाँ रहते हैं। इसी प्रकार जो पौधे होते हैं जैसे कि नागफनी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है मरुस्थल में, और उसे कम करने के लिए उनकी जो पत्तियाँ होती हैं या तो वो होती ही नहीं है या फिर वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, कांटों का रूप ले लेती हैं, ठीक है। और इन पौधों की जो मरुस्थल में पौधे पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो अधिक गहराइयों तक की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नागफनी का जो एग्जाम्पल दिया है कि इनकी जो लीव्स होती है वो कांटे जैसा शेप ले लेती है, और जो हमें बड़ा सा स्ट्रक्चर जो लीफ जैसा दिखता है वो उनके जो है तने होते हैं, ठीक है, स्टेम होते हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र यह आवास सामान्यतः बहुत ठंडे एवं यहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है। पर्वत वाला जो एरिया होता है वो बहुत ठंडे होते हैं और वहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है। यहाँ उगने वाले जो वृक्ष हैं वो सामान्यतः शंक्वाकार, शंकु के आकार के, कोन शेप के होते हैं, और इनकी जो शाखाएं होती हैं वो तिरछी होती हैं। कुछ वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं वो सुई जैसी भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर्वत पे पाए जाने वाले जो होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं में मोटी त्वचा, अच्छा ये तो वृक्षों के बारे में हो गया। अब वहाँ पे जो जंतु पाए जाते हैं उनकी जो त्वचा होती है वो मोटी होती है, और फर
उन्हें ठंड से बचाते हैं। उनकी उनकी त्वचा पर पाए जाने वाले जो रोएं होते हैं या बाल जो होते हैं, जो फर होते हैं, वो उनको ठंड से बचाते हैं। ठीक है, मोटी त्वचा मतलब चर्बी जो है, उनकी जो स्किन होती है उसके नीचे चर्बी की मोटी लेयर होती है। ठीक है, उदाहरण जैसे याक के शरीर पर लंबे बाल, पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर आदि। ये सारे जो हैं ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो जंतु हैं उनके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए घास स्थल। घास स्थल में दो जो जंतु हैं इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक है शेर और एक है हिरन। ठीक है, दोनों की ही क्या विशेषताएं हैं वो भी देखेंगे। शेर के अगले पैर, क्योंकि देखिए ये जो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, अगर आप सीटेड या फिर किसी भी तरीके का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इनमें जो शेर या जो हिरन है उन सब की जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं से अक्सर करके क्वेश्चंस आते हैं, चाहे किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो शेर में देखिए, शेर के अगले पैर के नाखून लंबे होते हैं जिन्हें वह पदांगुलियों में पैरों की जो उंगलियां हैं उनके बीच में छिपा लेता है। सिर्फ शिकार के वक्त ही वो उन जो नाखून होते हैं उनको निकालता है। उसके शरीर का मटमैला रंग, शेर के शरीर का जो रंग होता है वो मटमैला होता है। वो शिकार के दौरान उसे घास के जो सूखे मैदान होते हैं उनमें उसे छुपाए रखता है। ठीक है, इसकी शेर की ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि शेर की जो आंखें होती हैं उसके सामने की तरफ होती हैं। ठीक है, इसके हेड में सामने की तरफ होती हैं। तो सामने की ओर इसकी जो आंखें होती हैं वो वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। ये थी शेर की विशेषता। उसके बाद है हिरन। हिरन के मजबूत दांत कठोर तने चबाने में इसकी मदद करते हैं। जो तने वगैरह पेड़ पौधों के होते हैं उनको चबाने में उनके मजबूत दांत मदद करते हैं। उसके लंबे जो कान होते हैं वो शिकारी की गतिविधि का पता लगा लेते हैं। जो भी मतलब एकदम महीन से महीन जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं शिकारी की, कि उसके पास कौन आ रहा है उसका फटाक से ये पता लगा लेते हैं और भाग लेते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, दोनों ओर स्थित आंखें। जो हिरन होता है इसकी आंखें जो होती हैं वो सर के हेड के दोनों तरफ जो है स्थित होती हैं, और शेर की क्या होती हैं, सामने होती हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ स्थित आंखें हर तरफ का खतरा महसूस कर लेती हैं। वो हर तरफ चारों तरफ का देखता रहता है अपने, और उसके पैर उसे तेज गति से दौड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये थी दोनों की जो है यहाँ पे स्पेशल जो विशेषताएं यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, वो यहाँ पे दी गई। तो देखिए ये मरुस्थल में जो बिल बना करके जंतु रह रहे हैं, चूहे और सांप के बारे में दिखाया गया है। फिर ये जो नागफनी पौधा है और जितने भी मतलब मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं उनके बारे में है। ये है पर्वत पे पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, कोन के शेप का इनका स्ट्रक्चर होता है क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है और हवाएं बहुत तेज चलती हैं। ये हिरन का बताया गया है। ठीक है, अच्छा पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने जो जंतु हैं उनमें ये तेंदुआ है और ये याक का दिखाया गया है। फिर ये हिरन है, हिरन के ये जो पैर हैं उनसे आप जो है ये बहुत तेज़ी से फटाफट जो है बहुत स्पीड में दौड़ लेता है, अपने आप को बचा लेता है। ठीक है, और शेर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल घास के जो सूखे घास के मैदान यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं उनके बिल्कुल इसी की ही तरह है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर है जलीय आवास। अब जलीय आवास में हम सबसे पहले समुद्र में पढ़ेंगे, समुद्र का जो है पढ़ेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें। मछलियों तथा इनके जैसे अन्य जंतुओं का शरीर धारा रेखीय होता है। मछलियों का शरीर तो धारा रेखीय होता है, उनके जैसे कुछ अन्य शरीर जंतु भी हैं जिनका शरीर धारा रेखीय होता है जो इन्हें सुगमता से तैरने में मदद करते हैं। धारा रेखीय आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे नाव का बोट शेप जो हम लोग बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही जो फिशेस होती हैं उनका शेप होता है, वो पानी को काटते हुए आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे जीव हैं जैसे है स्क्विड और ऑक्टोपस। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ जीव जिनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, अतः ये जो होते हैं ये समुद्र की गहराइयों में रहते हैं और अपनी ओर आने वाले जो शिकार होते हैं उसको पकड़ करके अपना भोजन करते हैं। ठीक है, यह जीव जल में श्वास गिल्स की सहायता से लेते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी स्क्विड और ऑक्टोपस ये सब भी जो हैं ये गिल्स की सहायता से जो श्वसन करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो डॉल्फिन और व्हेल हैं इस तरीके के कुछ जंतु हैं जो कि गिल्स से जो है अपना मतलब श्वास जो है वो गिल से नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके सिर पर स्थित नासा द्वार नाक का एक छिद्र होता है जिससे ये श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए ये रह सकते हैं। कौन? डॉल्फिन और व्हेल। ठीक है, जब इनको जो है सांस लेने की ज़रूरत होती है, श्वास लेने की, तो ये जो है समुद्र या पानी जिसमें भी समुद्र से बाहर निकल करके सांस ले लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तालाब एवं झील। जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं और इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। जलीय पौधों की बात यहाँ पे की जा रही है। इनका तना लंबा, खोखला
एवं हल्का होता है। जो अक्सर करके हमको तालाब या झीलों में जो जलीय पौधे दिखते हैं उनके बारे में बात है, ठीक है, कि इनका तना कैसा होता है, लंबा होता है, खोखला और हल्का होता है। कुछ पूरी तरह जल में डूबे पौधों की पत्तियां पतली एवं रिबन की जैसी होती हैं। पौधों की पत्तियां जो होती है पतली होती है, रिबन की जैसी होती है, तथा कुछ की अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इन्हें क्षति पहुंचाए बिना ही निकल जाता है। विभाजित होती हैं पत्तियां। जो तालाब में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कटी फटी रहती हैं, कि ताकि उससे जो है पानी अगर उनके बीच में से होकर के पार होकर के निकल जाए और उन्हें कोई क्षति ना पहुंचे। तो यहाँ पे ये जो है जलीय पौधे हैं उनके बारे में दिखाया गया है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे प्लवन कर रहे हैं। नेक्स्ट है सजीव वस्तुएं। वह वस्तुएं जो जीवित हैं उन्हें हम सजीव वस्तुएं कहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ते, बंदर, बिल्ली आदि, ठीक है। निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? वह वस्तुएं जो जीवित नहीं है, जैसे कुर्सी है, बादल है, सूर्य है, हवा है आदि। तो ये था सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में। अब सजीवों की पहचान और उनकी विशेषताएं। सजीवों की हम पहचान कैसे करेंगे कि जो लक्षण हैं वो सजीवों में पाए जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर करके क्या होता है कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि वो सजीव होंगे। जैसे कि है मूवमेंट, ठीक है, तो मूवमेंट का जो बादल होता है वो भी तो मूव करता है, लेकिन क्या है कि वो सजीव नहीं है। तो इसी आधार पे हम सजीवों की जो पहचान है वो करेंगे। पहले देखिए, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, जो उन्हें जैव प्रक्रमों को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो पहला तो यहाँ पे गुण ये हो गया सजीवों का कि उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे उनको जो है वो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और ये जो ऊर्जा किससे मिलती है? श्वसन के द्वारा होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है सभी प्रकार के सजीवों जैसे पौधे एवं जंतुओं में वृद्धि परिलक्षित होती है। सभी प्रकार के जो सजीव होते हैं वो वृद्धि भी करते हैं, ठीक है, बढ़ते रहते हैं। फिर है सभी सजीवों में श्वसन क्रिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्वसन क्रिया जो है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं में श्वसन का तरीका एक समान है, परंतु कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें गैसों के आदान प्रदान का तरीका भिन्न होता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि श्वसन का तरीका ये एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है सजीवों का, और मनुष्य और अन्य जो जंतु हैं उनमें जो श्वसन होता है उसका तरीका लगभग समान है, कुछ को छोड़ करके। तो कुछ जंतु हैं जिनमें गैसों का आदान प्रदान का तरीका अलग है। वो कौन कौन से हैं? जैसे केंचुआ जो त्वचा के द्वारा सांस लेता है। केंचुए में लंग्स वगैरह नहीं होते हैं, ये जो है त्वचा से सांस लेता है। मछली गिल्स की सहायता से सांस लेती है। पौधों में उनकी पत्तियों के द्वारा श्वसन होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है पौधों में श्वसन क्रिया दिन रात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पौधों में जो श्वसन क्रिया होती है वो दिन रात निरंतर चलती रहती है, ठीक है। भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, और हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पूरी लाइन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। देखिए, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। जैसे जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन बनाते हैं वो सिर्फ दिन में बनाते हैं, क्योंकि उसके लिए सूर्य की प्रेजेंस जरूरी होती है। लेकिन उनका श्वसन जो होता है वो दिन और रात दोनों में होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि वो जो है जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। श्वसन क्रिया जब वो करते हैं तो वो वही जैसे जो है मनुष्य या जंतु करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, सेम प्रोसेस होती है। लेकिन ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो श्वसन क्रिया में उनकी जो लेते हैं, जो ऑक्सीजन वो पौधे जो होते हैं वो यूज करते हैं, वो बहुत कम मात्रा होती है अकॉर्डिंग टू जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है सभी सजीव वस्तुएं एवं परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दिखाती है। जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, यानी जितनी भी जीवित हैं, वो चाहे मनुष्य हो, चाहे जंतु हो, प्राणी हो, कीड़े मकोड़े, पक्षी, कोई भी हो, वो जो है परिवेश में होने वाले परिवर्तनों में अनुक्रिया दिखाते हैं, रिस्पॉन्स दिखाते हैं। जैसे अंधेरे से अचानक रोशनी में जाने पर पुतली का आकार बदलना। जैसे ही जाते हैं तो या तो पुतली का जो है पुतली छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है, ठीक है। अंधेरे से रोशनी में जा रहे हैं तो छोटी हो जाएगी, और रोशनी से अंधेरे में जा रहे हैं तो बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है छुई मुई का पौधा। छुई मुई का पौधा, टच मी नॉट जिसे कहते हैं, उसको क्या होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं उनको जैसे ही छुओ तुरंत मुरझा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि ये अनुक्रिया रिस्पॉन्स दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों के द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो ये एक दूसरा सामान्य लक्षण है सजीवों का, ठीक है। अगला है जंतु प्रजनन के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। अपनी जैसी संतानों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है, इसके द्वारा ये करते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं, और कुछ जो है वो बच्चों को जन्म देते हैं।
इसी तरीके से पौधों में भी प्रजनन होता है। पौधों में जो प्रजनन की प्रक्रिया है उसके द्वारा नए पौधे जो है वो नए पौधे तैयार करते हैं। तो ये भी जो है बहुत से पौधे जो होते हैं वो बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं और कुछ पौधे जो होते हैं वो कायिक भागों के द्वारा प्रजनन करते हैं, यानी पौधे अपने ही एक जो है भाग से उसको ब्रेक करके वो अलग होकर के एक नया पौधा बनाता है। तो देखिए कायिक भागों के द्वारा जो प्रजनन होता है उसका यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, आलू की कलिका वाले भाग से नए पौधे का बनना। आलू की जो कलिका वाला जो भाग है अगर हम उसको निकाल करके जो है मिट्टी में इसको गाड़ दें या मिट्टी में इसको रख दें तो उससे क्या होगा कि उससे एक नया पौधा जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है। एक और सजीवों का गुण है कि सजीवों में गति और मृत्यु एक सामान्य लक्षण है। मूवमेंट भी और मृत्यु भी ये एक सामान्य लक्षण है। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। इनमें पहला जो है ये यहाँ पे हम मूवमेंट और रिस्पांस दोनों के ही बारे में देखेंगे। पहला वाला यहाँ पे दिखाया गया है कि एक जो है पौधे को थोड़ा सा अंधेरे में रखा गया है, तो ये देखा जा रहा है कि पौधों में मूवमेंट और रिस्पांस होता है कि नहीं। तो सूर्य की रोशनी जिधर आ रही है उधर की तरफ जो पेड़ है, पेड़ की पत्ती या फूल वगैरह का रुख उधर ही की तरफ हो जा रहा है। ठीक है, उधर ही की तरफ इनका जो है इनका रिस्पांस उसकी तरफ जा रहा है। दूसरा यहाँ पे प्रजनन की बात की गई है। प्रजनन में कि एक शिशु से एक वृद्ध वयस्क का तैयार होना, ये पूरा एक क्या है प्रजनन की प्रोसेस होती है, अपनी जैसी संतानों को जो है रिप्रोड्यूस करना। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ जो जीव होते हैं जो अंडे देते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे पक्षियों के द्वारा अब इन अंडों से जो है वो बच्चे निकलते हैं। ठीक है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बच्चों को ही जन्म देते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है गाय और बिल्ली का। फिर पौधों में जो प्रजनन होता है उनमें जो बीजों के द्वारा होता है, बीजों में अंकुरण के द्वारा जो है एक नए पौधा बनता है। और यहाँ पे आलू का जो एग्जाम्पल दिया था कि कायिक भाग जो होते हैं, आलू की जो कली है वो यहाँ से निकाल दी जाए तो वो कली ही उसका एक नया पौधा बना करके तैयार कर देगी। ठीक है। तो ये सब थे कुछ जो है इनके एग्जाम्पल्स थे। तो दोस्तों हमारी जो आज की वीडियो है वो यहीं पर ही कंप्लीट होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।